सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लंडन प्रेप। और आप सब मुझे जानते होंगे, मैं हूं याशिका मित्तल, आई स्कोर्ड 705 मार्क्स इन नीट यूजी 2024। इस सीरीज़ में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम पीवाई की सॉल्विंग सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं बॉटनी और जूलॉजी के। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट। तो जूलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड शायद से मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर आसान भी लगता होगा, ठीक है। कुछ एक दो टॉपिक्स को छोड़ के जो आज हम यहाँ पे अच्छे से समझ भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते रहना है, सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों को है वो आप लोगों को अपनी शेयर करनी है, कोई भी प्रॉब्लम अपने पास आप लोग नहीं रखेंगे। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको पहले चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम या इशू है, वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टुडे दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2004। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीथिंग बिकम्स, ठीक है। जब CO2 हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हमें परेशानी होगी, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों जल्दी जल्दी सांस लेंगे? क्योंकि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना चाहते हैं अपनी बॉडी से, और जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्लो नहीं होगी, ठीक है, देयर इज नो अफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, नहीं। CO2 और O2 के जो अमाउंट है वो जब चेंज होता है हमारी बॉडी में, तो उससे हमारी ब्रीथिंग पे अफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है स्लो एंड डीप, नहीं। स्लो एंड डीप हम कब लेते हैं? जैसे हम योगा करते हैं, ठीक है। कुछ लोग, काफ़ी लोग योगा करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, उस समय जब वो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट जो होल्ड करके सांसें लेते हैं बहुत धीरे धीरे और डीप, ठीक है, डीप ब्रीथिंग, दैट इज स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। तो ऐसा नहीं होगा। फास्टर एंड डीपर, यस, फास्टर एंड डीपर विल बी आवर आंसर, बिकॉज कि अगर आप आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी सांसें लेंगे, जल्दी जल्दी और गहरी गहरी, जैसे आप हाफते हैं भागने के बाद, ठीक है, तो उस तरह की सांसें आप लेंगे अगर आपकी CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम नीट 2004। Blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin, ठीक है। The word is to be underlined. Which of the following conclusions is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing unusually high content of, ठीक है। तो पहली बात, हम जो एयर लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, उसमें वैसे सारी गैसेस मिक्सचर होता है गैसेस का, राइट। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा होने का क्या मतलब है? देखिए, दो चीज़ है, जब हम CO2 इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा बनेगा कार्बोबिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। बट अगर हमारी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं? हम इनहेल कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजन फॉर अस, ठीक है। जैसे अगर आप किसी भी, जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे होगा क्या? उससे अगर आप उसको लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में जलाते हैं तो उससे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इनहेल करेंगे तो आपके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, जो एक पॉइजन है, ठीक है, जिससे आप धीरे धीरे मर भी सकते हैं, राइट। ये इट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीट 2006। पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि 50 lakhs RBC पर क्यूबिक मीटर, ना मिलीमीटर, मिलीमीटर क्यूब ऑफ देयर ब्लड, whereas those living at altitude of 5400 meters have around 8 million RBC पर क्यूबिक मीटर। दिस इज बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हम पहले क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, राइट, तो उससे होता क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई है कम, ठीक है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन बॉडी में कम जा पाता है। उसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की
डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, डिमांड्स को मीट करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा आरबीसी बनाती है। अब आरबीसी बनाने से क्या होता है, क्योंकि आरबीसी कम ऑक्सीजन को कैरी कर पा रही है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम ज़्यादा आरबीसी बनाएंगे, ठीक है। आरबीसी ज़्यादा बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे पास लैंड पे 5 मिलियन आरबीसी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके 80 मिलियन हो जाती है, 8 मिलियन हो जाती है, ठीक है, ये फ़र्क आता है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ये देखते हैं। पहली बात तो अगर कोई लैंड से पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, ठीक है, तो उसको मोशन सिकनेस होगी, ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस वो फील करेगा। दूसरी बात, अगर आप बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं किसी एल्टीट्यूड वाली जगह पे, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे, तो आपकी आरबीसीज नेचुरली बढ़ जाएंगी आपकी बॉडी में। देन अगर आप लैंड वाली जगह पर मूव कर जाते हैं अगेन, ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपके पास ज़्यादा आरबीसी है, और ठीक है, और ज़्यादा आरबीसी ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से कैरी कर सकती है लैंड पे, तो आपकी जो ऑक्सीजन फ्लोइंग अमाउंट हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो बढ़ जाता है। ये चीज़ कौन यूज़ करते हैं, ये एथलीट्स यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि एथलीट्स जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब वो वापस आए उन जगहों से, ठीक है, तो उनके पास आरबीसी का अमाउंट बढ़ा हुआ हो और उनकी एनर्जी बढ़ी रहे, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अब इसमें क्या हुआ है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड। नहीं, देखो न्यूट्रिशन ऑफ फूड का यहाँ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जगह पे जो खाना खा रहे हो वो तो आप लैंड पे भी खा सकते हो, तो उससे आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पीपल गेट पोल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ये बात तो सही है कि पोल्यूशन फ्री एयर है, बट ये बात गलत है कि मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, ठीक है, ऑक्सीजन लेस अवेलेबल है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस हो गया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हैंस मोर आरबीसी नीडेड टू एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ये बिल्कुल सही बात है, हमने यही पढ़ा है कि ठीक है कि ऑक्सीजन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा आरबीसीज को बनाया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज मोर यूवी रेडिएशन विच एनहेंसेस। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इवन यूवी रेडिएशन कॉजेज व्हाट, सीवियर एलर्जी, राइट, कॉर्निया डैमेज होता है, सीवियर एलर्जी हो सकती है, ठीक है, स्किन कैंसर हो सकता है, इस तरह की इतनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होती हैं यूवी रेडिएशन से, राइट, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने पूरा कंसेप्ट समझा। सेकेंड चीज़, हमने इस क्वेश्चन में यूवी रेडिएशन की भी नॉलेज ले ली, ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीट 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। द रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। कल ठीक है, जो इससे पहले हमने सेशन लिया था एनिमल टिश्यू का, उसमें क्वेश्चन आया था कि क्रॉक और गिजार्ड, ठीक है, बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एडिशनल चैम्बर्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, हेल्प करते हैं क्योंकि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, फिशेज में प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स, ये बात भी सही है, ठीक है। इंसेक्ट्स सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सीवियर सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड आवर आंसर विल बी 4th। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम नीट 2006, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात, ठीक है, आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी है। देखो, अटैच टू हीमोग्लोबिन क्या बनता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, ओके। एज बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के फॉर्म में तो होता नहीं है, ठीक है, एक तो होता है एज बाइकार्बोनेट्स और एक होता है इन
ठीक है, एक होता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। तो ये होता है, तो सबसे ज्यादा, ठीक है, ये तो 20-25% होता है, बाकी सारा कार्बोनेट और डिजोल्व फ्रॉम थ्रू प्लाज्मा, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये दोनों किस में आएंगे? डिजोल्व इन ब्लड में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। एज बाइकार्बोनेट को देख के टिक नहीं कर देना, ठीक है, ध्यान से देख लेना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम नीट 2009, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग? ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है लिटरली, बट कुछ बच्चों को क्या होता है, ये टफ लगता है। हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज के बाद ये टॉपिक टफ ना लगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, ये हमारे लंग्स है लेट से, ठीक है। लंग्स में सबसे पहले जो सबसे अंदर है वो है आरवी। आई होप कि आरवी का मतलब आपको पता है, रेसिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये वो अमाउंट है जो कभी भी लंग से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, एयर का वो अमाउंट है ये, ठीक है। इसके ऊपर होता है ERV। अब ERV की आप जो फुल फॉर्म है वो देखिए, एक्सपायरेटरी, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब है? रिजर्व वॉल्यूम का वो मतलब है कि जब तक उसे कहा नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक वो रिजर्व फॉर्म में हमारे लंग्स में रहेंगी। इसका क्या मतलब है? यानी कि ERV जब हम एक्सपीरेशन करते हैं तब बाहर नहीं आती है, ये जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब बाहर आती है। ये समझ में आया? आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि ERV कब बाहर आएगी, क्योंकि ये एक रिजर्व वॉल्यूम है, तो ये नॉर्मल कंडीशन से बाहर नहीं आएगी। जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन यूज करेंगे, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब ERV बाहर आएगी। अब उसके बाद है TV विच इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। TV वो अमाउंट है जो नॉर्मली एक्सपायर भी हो रही है और इंस्पायर भी हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम नॉर्मल स्टेट में, जैसे मैं अभी नॉर्मली स्टेट में खड़ी हूँ, ठीक है, मैं इंस्पिरेशन कर रही हूँ, एक्सपायरेशन कर रही हूँ, इसमें कौन सी वॉल्यूम का वो हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वो है TV। उसके ऊपर आएगी IRV विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसको कैसे समझे? जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिजर्व्ड थी, जब तक कहा नहीं जा रहा तब तक वो एक्सपायर नहीं होगी। ऐसे ही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रिजर्व है, जब तक उससे कहा नहीं जाएगा कि इंस्पायर हो तब तक ये वॉल्यूम हमारे अंदर नहीं आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तब IRV हमारी बॉडी में आएगी। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल यानी कि जो वेस्ट में है, जिसका कोई आवागमन नहीं है, ठीक है, कोई यूज नहीं हो रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑलवेज रहेगी। नेक्स्ट ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ऐसी रिजर्व वॉल्यूम जब उसको कहा जाएगा तब वो एक्सपायर होगी, विच मीन्स ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नेक्स्ट इज TV, ये नॉर्मल अमाउंट है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट है जो एक्सपायर और इंस्पायर हो रहा है ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग। IRV ये वो रिजर्व वॉल्यूम है जो इंस्पायर होगा कब? जब हम उसको बोलेंगे कि इंस्पिरेशन में आना है, यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब इन्हीं से कुछ टर्म्स बनी हुई हैं, जैसे इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये बनती हैं IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि एक नॉर्मल इंसान में कितनी कैपेसिटी है वॉल्यूम इंस्पायर करने की, ठीक है, एयर का वॉल्यूम इंस्पायर करने की, ये टोटल कैपेसिटी है। देखो ये मैं एक्सपायर कर रही हूँ, ये कभी बाहर आ नहीं रही बॉडी से, इसको मैं एक्सपायर भी कर सकती हूँ, इंस्पायर भी कर सकती हूँ, ठीक है, और इसको मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान ले सकती हूँ। यानी कि ये वो अमाउंट है जिसको मैं अपनी मर्जी से अपनी बॉडी के अंदर ले सकती हूँ। तो ये मेरी टोटल कैपेसिटी हो गई किस चीज़ की? इंस्पायर करने की, यानी कि ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। नेक्स्ट
ये मेरी वो कैपेसिटी हो गई जिसको मैं एक्सपायर कर सकती हूँ, ठीक है, ये मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। अगला क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि वो वॉल्यूम जो हमारी बॉडी में है, ठीक है, फंक्शनली वो बॉडी में है। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के, नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान बॉडी में क्या क्या है, ERV, क्योंकि ये कब बाहर आने वाला है, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है। तो RV और ERV ये दोनों रहेंगे, तो ये होगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और आई कुड से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट इज VC। VC मतलब वाइटल कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटी यानी कि जो है हमारी बॉडी की, वो क्या है कि हम मैक्सिमम कितना एक्सपायर करके मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे मैं मैक्सिमम एक्सपायर कर दूं अगर, ठीक है, मैंने मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर दिया, इसका क्या मतलब है, मेरी लंग्स में क्या बचा है, सिर्फ RV बचा हुआ है। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद मैं इंस्पिरेशन करूंगी तो पहले क्या आएगा मेरी बॉडी में, ERV, फिर क्या आएगा, TV। पर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगी तो क्या आएगा, साथ में IRV भी आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनेंगी, ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनेंगी, ये बनेंगी मेरी वाइटल कैपेसिटी। एंड अगर मैं वाइटल कैपेसिटी में RV को और जोड़ दूं तो ये है मेरी कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक टोटल लंग कैपेसिटी। ये टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना छोटा टॉपिक था ये, और पता नहीं मुझे कि आप लोगों को क्यों ये इतना कंफ्यूजिंग लगता है, बट अगर आप एक एक शब्द को समझेंगे, ठीक है, एक एक शब्द को समझेंगे तो सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अब इस वाले टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या था कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैं कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकती हूँ, आई कैन, ठीक है। तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ERV कर सकती हूँ, TV कर सकती हूँ, साथ ही साथ IRV कर सकती हूँ, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूंगी तो, राइट। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि इसने क्या बोला, IRV प्लस ERV। बट वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, IRV ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी ये है, इसमें से रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दे तो क्या क्या बचा, IRV, TV और ERV। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता, सिर्फ आपको आधा मिनट लगेगा, इसको आप लिखिए, राइट, अपनी कॉपी पे बार बार देखिए और खुद से क्वेश्चंस बनाइए। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम यानी कि IRV प्लस TV, तो ये बन जाएगा IC, ठीक है, ये बन जाएगा IC। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV TV प्लस RV, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम नीट 2009, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फीटस, ठीक है। अब आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, वो बहुत धीरे धीरे और बहुत गहरी सांसें ले रहा होता है, ठीक है। वो धीरे सांसें क्यों ले रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एफिनिटी है, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो ज़्यादा होती है किसी भी अडल्ट के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आई। तो जो ह्यूमन फीटस होता है उसके हीमोग्लोबिन के पास हायर एफिनिटी है ऑक्सीजन की देन दैट ऑफ एन अडल्ट, राइट। अगर आपने ये चीज़ अभी तक नोटिस नहीं किया तो आप किसी छोटे बच्चे पे नोटिस कीजिए, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत धीरे सांस ले रहा होता है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम नीट 2010, लिस्ट बिलो आर 4 एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है, 4 जंपर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अभी जो हमने समझा था उसमें हमने समझा था क्या, उसमें हमने ये समझा था कि सबसे पहले आएगा RV देन ERV। आई होप कि इसकी आप प्रैक्टिस करके अब इस पे मास्टरी कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे IRV, TV देन IRV। अब इन सब की कैपेसिटीज लिखते हैं, राइट। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू NCERT 1100 से 1200 ml, ठीक है। ERV होता है 1000 से 1100 ml। देखो मैं एक बात बता देती हूँ सच सच कि अगर ये दोनों ऑप्शन में हुए तो आपको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। वरना एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही होंगी लेकिन ये अपोजिट में होंगे दोनों,
उसको मार्क मत कर देना, तो ये चीज़ ध्यान से याद कर लेनी है, ठीक है। टीवी लगभग 500 ml और IRV कितना होता है, लगभग 2500 से 3000 ml, इस तरह से याद करना है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, 1200 ml, ठीक है, वहाँ से पता चल रहा है। तो फर्स्ट का 1200 ml, फर्स्ट का यहाँ पे 4500, ये गलत, फर्स्ट का यहाँ पे 1200 है। दिस कुड बी आवर आंसर। ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी बाकी चीज़ें भी हमें मैच करनी है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी किस किस को मिला के आएगी, ERV, TV एंड IRV। तो अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो लगभग 4000 और 4500 मीटर, जैसे 2500, 500, 3000 और 1000, ठीक है। तो ये हो गया 4000, 4000 से अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो 4600, ठीक है। तो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो लगभग कितनी बैठी, 4600 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से मैच कर देंगे, तो सेकंड का हो जाएगा 4500, ठीक है। सेकंड का यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 2500, ये गलत है, और कहीं पे सेकंड नहीं दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम ये वाला ऑप्शन और चेक करते हैं, राइट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका 3000 या फिर 2500, तो वो आ गया आपका यहाँ, यानी कि थर्ड का हो जाएगा 2500। थर्ड का यहाँ 1200 लिखा, ये गलत, ठीक है। और तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बाकी जगह कुछ नहीं लिखा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने किससे बताया था आप लोगों को, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाया था IRV और TV, क्या मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2500 और 500, 3000 से लेके 3500 तक, ठीक है। तो 3000 से 3500 यानी कि दिस वन। तो फोर्थ का हो जाएगा 3500, ये रहा ऑप्शन में, राइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन पे कैसे देखना था, जैसे आपने फर्स्ट मैच किया, बट उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अलग अलग ऑप्शंस बना रखे हैं, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम नीट 2010, व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमंस, ठीक है। अब RBC इन ह्यूमंस देखते हैं, राइट। उससे पहले एक बार पानी पी लीजिए सब लोग। तो RBC क्या क्या देखा था हमने, CO2 को कैरी करेगा कार्बोक्सी, नो कार्बोक्सी नहीं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, विच इज 20 to 25%, ठीक है। ओके, तो देखिए दे कैरी अबाउट 20-25% ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला स्टेटमेंट सही आ गया, ऑप्शन तो यही होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं बटले, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत है, लगभग लगभग 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन, अगेन गलत, ठीक है। दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल, ये भी गलत हो गया, बिकॉज 20 to 25% कर रहा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम नीट 2011, द फिगर गिवन बिलो shows a small part of human lung where exchange of gases takes place. Select the correct option which represent labeled part A, B, C, D. Identify along with its function. Great. ठीक है, तो ये क्या है, ये एल्वेलाई है, ठीक है। बाकी चीज एक एक करके पढ़ते हैं, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। D, कैपिलरी वॉल, एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 takes place here, नहीं, कैपिलरी वॉल में एक्सचेंज नहीं होता ना, ठीक है, कैपिलरी वॉल में एक्सचेंज नहीं होता, राइट। ओके, एक्सचेंज क्या होता है, इस कैविटी की यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है एक्सचेंज, ओके। और एक और चीज कि D जो है वो कैपिलरी वॉल नहीं है, ठीक है। D जो है वो क्या है, फ्लूइड, या फिर इसे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, बी को बोला रेड ब्लड सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, नो, CO2 को तो वो 20 से 25% कैरी कर रहा है, बट
जो ऑक्सीजन है उसको 97% कैरी कर रहा है, ठीक है। तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का हो रहा है, CO2 का नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, ए को बोला है एल्वेलर कैविटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टेरियल कैपिलरी पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू, नहीं, ऑक्सीजन टिश्यू को कहाँ पहुंचा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम नीट 2011। A large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This oxygen is, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं कि जैसे every 100 ml of oxygenated blood, ठीक है, delivers 5 ml of oxygen to the cells or I could say tissues. इसका क्या मतलब है कि बाकी की ऑक्सीजन कहाँ गई, कहाँ यूज हुआ उसका, या उसने किस तरह एक्ट किया। उसका रीज़न, उसका कारण जो है वो ये है कि जैसे आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने का मतलब ये तो है नहीं कि अपने आप ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इवन दो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हम बचा रहे हैं, ठीक है, जैसे 100 ml में से आपने 5 ml ही ट्रांसफ़र किया था, तो अगर आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो आप 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 10 ml 15 ml और आई कुड से अप टू 20 ml तक ऑक्सीजन अपने टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो ये बची हुई अमाउंट है ऑक्सीजन की, जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, ठीक है, उसे हम किस चीज़ के लिए बचा रहे हैं, उसे हम बचा रहे हैं कि जब हमें हमारी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी बॉडी की, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे तब हमें जो ज़रूरत होगी उस चीज़ को वो पूरा कर सके। तो दिस ऑक्सीजन एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज, यही मैंने बताया आप लोगों को। दिस ऑक्सीजन रेजेज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो वो CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसे बढ़ाएगी, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ाएगी तो वो ऑक्सीजन का बढ़ाएगी, राइट। इज अनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, 96% पे तो नहीं रख रहे, गलत है ये भी। हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू एपिथेलियल टिश्यूज, ये भी गलत हो गया। इसका मेन रीजन क्या है कि ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज अगर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हमारे पास वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम नीट 2011। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, ठीक है। देखो क्या बोला, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी इनटू द ब्लड। ब्लड में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड से हो रहा है। अब इसमें बोला है कि ब्लड से किस फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में हो रहा है, तो वो हमें देखना है। जैसे पहला है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में किस किस में, ब्लड प्लाज्मा में और आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में दो तरीके से होता है, एक तो कार्बोनेट की फॉर्म में, दूसरा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लस प्लाज्मा, नहीं ऐसा नहीं होता। 70% ऑफ कार्ब अमीनो, नो, 20 to 25%, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी ये होता है 20 to 25% एंड रेस्ट इज in the form of bicarbonate in blood plasma and RBC. So option number 1 will be your answer. Next question, question number 13 from NEET 2011. Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा थिंकिंग का क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है, हाई ओवर थिंकिंग क्वेश्चन, ये कुछ उस तरह का है कि जैसे एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं और समझते हैं। वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। देखो जब हम एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपायर बोले ना, यस, ब्रीथ आउट, जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो क्या एक्सपायरेशन के दौरान सिर्फ CO2 बाहर निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं होता, उसके दौरान ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम एक्सपायर कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब एक्सपायर कर रहे हैं तब हमें क्या पता कि कौन सी एयर कितनी परसेंटेज में निकल रही है, ठीक है। हमें थ्योरेटिकली चीज़ें पता है बट हमें ये थोड़ी पता है कि उसका क्या अमाउंट, अभी एक्चुअल में मैं नहीं बता सकती ना कि मैं एक्सपायरेशन के दौरान कितना अमाउंट ऑक्सीजन और कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायर कर रही हूँ, राइट। तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, राइट। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। देखो ये भी नहीं हो सकता, राइट। आप अपने नोज को क्लोज कीजिए, ठीक है, माउथ को क्लोज कीजिए ऐसे,
उसके बाद आप कोशिश कीजिए एक्सपायर करने की, आप कर ही नहीं सकते। आपका मुंह जो है वो खुलने के लिए, ठीक है, प्रेशर लगाएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन एयर बाहर जाए, राइट, पर आप नहीं कर सकते ये भी प्रैक्टिकली, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्रैगम अलोन, नॉट मूविंग द रिब्स एट ऑल, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। अब आप क्या कोशिश करेंगे, आप एकदम स्टिल खड़े हो जाइए, ठीक है, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है और अपने रिब्स को, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका रिब्स का, उसको आपको मूव नहीं करना, राइट, सिर्फ डायफ्राम यानी कि यहाँ से पेट से सांस लेना जिसे कहते हैं, ठीक है, पेट से सांस लीजिए आप लोग, तो दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। Right? The lungs can be made fully empty by forcefully breathing all air from them. No, residual volume जो RV है, ठीक है, उसको आप कभी भी अपनी लंग से बाहर नहीं निकाल सकते। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th फ्रॉम नीट 2012। People who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back, ठीक है, क्या बोला है कि people who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back, तो 6 महीने पहले जैसे रोहतांग पास जो गया था, ठीक है, उसके पास क्या होगा, अब वो प्लेन की तरफ वापस आ गया, तो उसके पास क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक तो ये हो गया हाई एल्टीट्यूड लोकेशन, ठीक है, पहली बात, राइट। तो अब होगा क्या, मान लो मैं 6 महीने से रोहतांग पास में रह रही हूँ, आप लोग 6 महीने से रोहतांग में रह रहे हैं, ठीक है, और अब आप प्लेन की तरफ वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आरबीसी ज़्यादा होगी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से क्या होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बॉडी ज़्यादा आरबीसी बनाएगी, ठीक है, जब आप प्लेन से वापस आ जाओगे तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी आरबीसी ज़्यादा है, तो हैव मोर आरबीसी एंड द हीमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर या फिर कोई भी इंसान अगर हाई एल्टीट्यूड लोकेशन से तुरंत वापस आ रहा है प्लेन्स की तरफ, ठीक है, जस्ट अभी आया है 6 महीने बाद, तो उसकी आरबीसी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी उसकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी कितनी, एफिनिटी जो है बाइंड करने की ऑक्सीजन से वो लो है, ठीक है, धीरे धीरे वो नॉर्मल होगी। आर नॉट फिजिकली फिट, ऐसा नहीं होता। सफ़र फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, नहीं, एल्टीट्यूड सिकनेस से कब सफ़र कर रहा होता है कि इंसान, जब वो नया नया प्लेन से एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है, उस समय वो एल्टीट्यूड सिकनेस से परेशान होता है या सफ़र कर रहा होता है, ठीक है। हैव द यूजुअल आरबीसी, गलत, आरबीसी का अमाउंट तो चेंज होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम नीट 2012, which one of the following is the correct statement for respiration in humans, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाइल्स, सिगरेट स्मोकिंग से इन्फ्लेमेशन होता है क्या ब्रोंकियल्स में, नहीं, ये होता है अस्थमा से, ठीक है, ये अस्थमा का फीचर है। दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होती है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डैमेज होता है, राइट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या मतलब है कि देखो, एक चीज़ है इंक्रीज द नंबर ऑफ रेस्पिरेशन और एक है इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों में फ़र्क है। अगर हम रेस्पिरेशन के नंबर बढ़ा रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, और हम इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा रहे हैं यानी कि हम जब सांस ले रहे हैं तो बहुत लंबी सांस ले रहे हैं, जैसे दिस इज ड्यूरेशन इंक्रीज करना, ठीक है, और जल्दी जल्दी सांस लेना नंबर ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज करना। अब जो पोन्स रीजन है वो ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है या फिर नंबर ऑफ इंस्पिरेशन को, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है, बिकॉज पोन्स रीजन इंक्रीजेस नंबर ऑफ
इंस्पायरेशन टेकन। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है, राइट और इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो लोग स्टोन ब्रेकिंग या फिर ग्राइंडिंग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, वहाँ होता है कि लंग फाइब्रोसिस से वो सफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेशो का काम है, ठीक है, इस तरह के काम होते हैं, इतनी बारीक डस्ट होती है वहाँ पे जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें नहीं बचा सकता, ठीक है, वो चीज़ें हमारी लंग्स में जाएंगी ही जाएंगी, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जो यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज में होते हैं, वो ज़्यादातर ऑफनली ऐसा होता है कि वो लंग्स फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहे होते हैं। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, तो उन लोगों को हाई क्वालिटी का मास्क दिया जाना चाहिए, ठीक है, बहुत जगह दिया भी जाता होगा ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें, राइट। और दूसरी चीज़ एक और क्या की जाती है कि 6 महीने बाद, मतलब मैक्सिमम अ पर्सन कैन वर्क देयर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने तक एक पर्सन वहाँ पे काम कर सकता है। अबाउट 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इस स्टेटमेंट को हम कितनी बार कर चुके हैं कि 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर, बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे आपको ये देखा जाना है कि पोन्स रीजन से ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है इंस्पिरेशन का या फिर नंबर ऑफ इंस्पिरेशन टेकन ये इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है, और फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और 2 भी सही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम नीट 2013। डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेबल करना है ABCD, ऑप्शन चूज करना है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और मेन फंक्शन या फिर उसका करेक्टरिस्टिक, ठीक है। ए क्या है? ट्रैकिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, और वी हैव गॉट द मिस्टेक विच इज कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होते हैं? कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट कौन से साइड से होते हैं? डॉर्सल साइड से, डॉर्सल साइड से होते हैं। दूसरी चीज कौन सी शेप के होते हैं? सी शेप के, लाइक दिस, ठीक है, तो सी शेप के होते हैं। ये हो गया गलत। अगला सी है एल्वेलाई, थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही बात है। पिछले डायग्राम में भी देखा था कि एल्वेलाई कैविटी से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज करेक्ट। बी है प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड द रिब्स ऑन बोथ साइड, अरे बोथ साइड नहीं होगा ना यार, पूरा ये कंप्लीट नहीं होगा पहली बात तो, और आई थिंक सो यहाँ पे इन्होंने ये इंटरकॉस्टल मसल्स को किया है, ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। डी को क्या बोला? लोअर एंड ऑफ लंग्स, ये भी गलत। ये क्या है? लोअर एंड ऑफ डायफ्रैगम, और आई कुड से लोअर एंड क्या, ये डायफ्रैगम को कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट डायफ्रैगम, राइट, तो ये भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2014, approximately 70% of the carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs, ठीक है, 70% of the carbon dioxide by blood will be transported to the lungs, ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे 20 से 25% होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की, ठीक है, उसकी स्टेट में जो आरबीसी से बाइंड होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब आप बताइए, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट आयन या फिर इन द डिजॉल्व गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अभी हमने देखा था कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थ्रू ब्लड, थ्रू आरबीसी एंड प्लाज्मा, ठीक है, कहाँ देखा था हमने? अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ देखा था हमने, ठीक है, कि बल्क में कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी,
गॉट इट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2015 का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, आई थिंक सो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, एज बाइकार्बोनेट आयंस। क्वेश्चन नंबर 19 नेम द पल्मोनरी डिसीज, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, इन विच एल्वेलर एयर गेट्स area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall। अभी मैंने आपको समझाया था एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज हो रहा है, और अस्थमा में क्या हो रहा है, व्हीजिंग साउंड आती है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई होता है, ठीक है। तो डैमेज हो रहा है किस चीज़ में, एल्वेलर वॉल में, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एम्फाइसीमा। क्वेश्चन नंबर 20 नेम द क्रॉनिक डिसऑर्डर, 2016 का क्वेश्चन है, कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, तो ऑब्वियस सी बात है सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा हो रहा है, एम्फाइसीमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम नीट 2016 रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, इसका कंसेप्ट समझते हैं। पीएच कम हो रही है विच मीन्स H प्लस इंक्रीज हो रहा है, और H प्लस का इंक्रीज होना, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं H प्लस का, CO2 का, टेम्परेचर का, ये तीनों एक साथ चलते हैं। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म, या फिर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी विद, ठीक है, एफिनिटी विद CO2 इंक्रीजेस, देयर बाय कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी, PO2 कम होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, सही बात है। रिलीजेस बाइकार्बोनेट, नो। रिड्यूसेस रेट ऑफ हार्ट बीट, नहीं। और रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्या होगा, एफिनिटी कम होगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन की। क्वेश्चन नंबर 22 नीट 2016 अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है, अस्थमा किससे, इंफ्लामेशन में बी एट्रीब्यूटेड टू, कुछ स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, नो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, यस। एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा का कॉज क्या है, एलर्जिक रिएक्शन, और उससे होता क्या क्या है, इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड व्हीजिंग साउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नीट 2016 लंग्स डू नॉट कोलैप्स, ठीक है, जब हम सांस बाहर ले रहे हैं तो हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है रेसिडुअल वॉल्यूम का प्रेजेंट होना और नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर लगना जो लंग्स को बाहर की तरफ खींचे रखे है, ठीक है। Some air always remain in the lungs which can never be expelled because there is a negative pressure in the lungs, सही बात है। There is a negative intrapleural pressure, ये more accurate है, ठीक है। Pulling at the lungs pool, intrapleural pressure बाहर की तरफ खींच रहा है लंग्स को, ठीक है, जिसकी वजह से जो अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम है या कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है वो कभी भी बाहर नहीं आ पा रहा। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कोई रीजन नहीं है कोलैप्सिंग का, ठीक है, ये रीजन है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 नीट 2016 द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियुलर एयर ऑफ द लंग इज, ठीक है। तो एल्विलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, PO2 इज 104, ठीक है, और ब्लड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड में कितना होता है, PO2 इन ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो होता है 95, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, PCO2 होता है 40, राइट। तो इक्वल टू ब्लड रॉन्ग, मोर देन ब्लड सही है, लेस देन गलत, और लेस देन यहाँ भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर
आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 नीट 2017 lungs are made up of air filled sac, they do not collapse because of अभी आप लोगों को पता है कि आरवी वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आने वाली, जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं करेंगे, तो रेसिडुअल वॉल्यूम विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे इसका एक एग्जांपल है लंग फाइब्रोसिस, ठीक है। ऐसे ही सिलिकोसिस इज वन मोर एग्जांपल जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 नीट 2018 which of the following option correctly represent the lung condition in asthma emphysema। अस्थमा में क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, राइट। और एम्फाइसेमा में क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एम्फाइसेमा का देखें, इन्फ्लेमेशन नहीं, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ठीक है, इंक्रीज गलत, इन्फ्लेमेशन गलत। ऑप्शन क्या बचा? सेकंड, और अस्थमा का मैच हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैचिंग करनी है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किस किस से मिलेगा? IRV प्लस TV प्लस ERV, ठीक है। 2500, 500, 3000 और ये हो गया लगभग 4000 से, ठीक है। ओके सॉरी मैंने वाइटल कैपेसिटी लिख दिया ना यहाँ पे। टाइडल वॉल्यूम होता है आपका 500 ml, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच करेंगे, ए का थर्ड। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, फर्स्ट से मैच करेंगे, ठीक है। आंसर कौन सा आ चुका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी चीज़ें मैच करते हैं। रेस्पिरेटरी कितना होता है? 1000 से 1100, ठीक है। देखिए मैं इसी क्वेश्चन की बात करी थी कि अगर ERV और RV साथ में आएगा तो 1000 से 1100 और 1100 से 1200 दोनों ऑप्शन आएंगे। याद रखना है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर हमेशा बच जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा है ERV से, वो कितना होता है? 1100 से 1200। वैसे इस क्वेश्चन ने ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं किया क्योंकि इन दोनों को निकालने के बाद आंसर आ गया था, ठीक है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 नीट 2019, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ फॉर ट्राइपाल्मिटिन। वैसे क्वेश्चन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ना होके, ठीक है, बॉटनी में आना चाहिए, बट इट्स ओके क्योंकि नीट का क्वेश्चन है तो हमें देखना है कि RQ क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और ट्राइपाल्मिटिन इज अ लिपिड, राइट। सो इसीलिए लिपिड्स का क्या होता है? लिपिड्स का RQ होता है 0.97 और प्रोटीन्स का होता है 0.9, तो हियर दिस इज 0.7, इसका RQ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम नीट 2019 TV और ERV एक एथलीट की है 500 और 1000, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोली है, अगर उसकी RV 1200 है तो। अब EC पूछा है, EC क्या क्या होता है? एक्सपायर करने की कैपेसिटी नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, तो वो कितनी होती है? वो होती है TV प्लस ERV। TV की वैल्यू क्या दी है? 500 और ERV की वैल्यू क्या दी है? 1000, विच इज 1500। पर इस बात से RV का क्या लेना देना है? तो RV का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 1500 हो जाएगा आपका EC। कुछ बच्चे क्या करेंगे? 1200 को माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर दिया 2700 आ गया, तो ऐसे कुछ भी आंसर नहीं निकालना। जब RV का काम नहीं है तो हम उसे कंसिडर भी नहीं करने वाले, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 2020 रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ये NCERT का स्टेटमेंट भी है, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उस पे मेनली रिलेट करने वाला है क्या, कि कितना ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग, ये भी सही बात है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दिया जाए तो उसकी बाइंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को कम कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज हायर
H+ कंसंट्रेशन फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि H+ का अमाउंट और CO2 का अमाउंट ये साथ साथ चलेगा, ठीक है। H+ बढ़ेगा तो CO2 बढ़ेगा, इस तरह से रिलेट करना है कि, और जो CO2 बढ़ने पे कर रहा है वही H+ बढ़ने पे करेगा, ठीक है। लो PO2 फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम नीट 2020, करेक्ट इवेंट बताने हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी में। पल्मिनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नहीं, देखो जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम सांस को अंदर ले रहे हैं, अगर हम सांस अंदर ले रहे हैं तो पल्मिनरी वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, वो तो इंक्रीज होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। और इंट्रा पल्मिनरी प्रेशर इंक्रीजेस, गलत, प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इंस्पिरेशन में एयर अंदर आ रही है, इसका मतलब है कि बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 33 नीट 2021, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, ठीक है। डिफिकल्टी ब्रीथिंग में होगी और हार्ट पाल्पिटेशन होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। ड्यू रीजन देखिए क्या दे रखा है, बिकॉज आपको समझना है कि असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगा लो, ठीक है। अगर बिकॉज लगा के दोनों स्टेटमेंट या रीजन अगर असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर रहा है, ठीक है। अभी हमने ये भी सीखा था कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमें एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, और बाद में हमारे अगर हम ज़्यादा समय के लिए रहेंगे तो हमारे नंबर ऑफ आरपीसी इंक्रीज करने शुरू कर देंगे। सो बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम नीट 2021, द पार्शियल प्रेशर इन mm Hg, ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई, ठीक है, 104 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। अभी कुछ स्लाइड्स पीछे भी हमने लिखा था, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 नीट 2021, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब O2 ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा। अब CO2 कम होगा तो क्या क्या कम चाहिए, H+ कम चाहिए और टेम्परेचर कम चाहिए, राइट। लो PO2 गलत, हाई PO2 ठीक है, लो PO2 गलत, हाई PO2 ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट कट गया और ऑप्शन थर्ड भी कट गया, राइट। अब आगे लो PO2, लो PCO2, ठीक है, लो PCO2 चाहिए, ठीक है, हाई PCO2 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 पे कट गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ऐसे ही H+ भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम नीट 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। देखो कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, क्लियर इनहेल वाटर, इनहेल एयर, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को हटाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो एयर इनहेल की गई है उसे ह्यूमिडिफाई करता है या फिर उसे बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है, ठीक है, टेम्परेचर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, यस, ठीक है। और प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, नहीं, ये काम है एक्सचेंज पार्ट का। कंडक्टिंग पार्ट का काम है उसे पहुंचाना अंदर, डस्ट से फ्री करना, ह्यूमिडिफाई करना और बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना, तो ऑप्शन नंबर 4 काम नहीं है किसका, कंडक्टिंग पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 37 नीट 2022, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज। तो हमने अभी देखा था, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था कौन से क्वेश्चन में, जब ये पूछा गया था कि बाकी O2 काम करते क्या है, राइट, वो किस तरह से एक्ट करती है, तब मैंने आपको समझाया था कि हम सिर्फ 100 में से 5 ml को यूज़ करते हैं, बाकी हम एज अ रिजर्वियर यूज एक्ट करवाते हैं उसको, किस चीज़ के लिए, जैसे हमें हैवी मस्कुलर एक्सरसाइजेस के बाद अगर ज़्यादा O2 चाहिए तो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 5 ml। इस स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बोला है,
अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस बोलेंगे तो हम 5 ml से ज़्यादा वाला ऑप्शन चूज करने वाले हैं, जो यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है 10 ml। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम नीट 2022, वाइटल कैपेसिटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहले देख लेते हैं वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। IRV प्लस TV प्लस ERV। ठीक है, इसका अमाउंट लगभग होगा 2500 और 500 3000, लगभग 4000 से 4600 4600। ठीक है, 4000 से 4600 तक इसका अमाउंट होगा। अब देखते हैं, इट इंक्लूड्स ERV TV एंड RV। सही है, तो यानी कि ए स्टेटमेंट को मार्क कर लेते हैं। ऑप्शन सेकंड गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो, अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, ठीक है, उसके बाद टोटल वॉल्यूम जो आप इंस्पायर कर सकते हो। पहली बात तो ये डेफिनेशन हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की। दूसरी बात, क्या क्या ले सकते हो उसमें आप, अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन है तो आप सिर्फ TV और IRV को गेन कर सकते हो, यानी कि ये वाइटल कैपेसिटी VC नहीं है। तो बी ऑप्शन जहाँ जहाँ उसे काट देते हैं। ठीक है, ओके, बी ऑप्शन इनमें से कहीं नहीं था, हमने ये बेवकूफ़ी कर दी कि हमने बी ऑप्शन को चेक किया। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ। देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ले सकते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो क्या क्या ले सकते हैं हम, ERV लेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, TV लेंगे और IRV लेंगे। तो ये सही है। ठीक है, सी सही है, ओके, सी सही है। अब इट इंक्लूड्स ERV RV और IRV, तो गलत है, RV को इंक्लूड नहीं करता, तो डी ऑप्शन जहाँ है उसे काट देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, ओके, ये भी सही है, A, C एंड E। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम नीट 2022। ठीक है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज नीमोटॉक्सिक सेंटर दैट ऑल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो कौन सा रीजन है, पोन्स। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किसमें, पोन्स के रीजन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, फ्रॉम नीट 2023, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। वाइटल कैपेसिटी अभी बताया था, IRV प्लस TV प्लस ERV। ठीक है, सो दिस ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम नीट 2023। ठीक है, असर्शन रीजन है, अ पर्सन गोज टू हाई एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस। सही है, अभी ये वाला स्टेटमेंट हमने देखा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया रिपीट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछली बार भी था ये वाला क्वेश्चन, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम नीट 2023। स्टेप्स बताने रेस्पिरेशन के सीक्वेंसिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियुलर मेम्ब्रेन अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ब्लड और टिश्यू में, तो ये ए के बाद होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, तो पहले डिफ्यूजन होगा अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होगा बाय ब्लड, फिर ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन होगा, तो सी आएगा ए और बी के बीच में। पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर इज ड्रॉन, तो सबसे पहले एयर आ रही है, तो ये सबसे पहला प्रोसेस है। ठीक है, इनके बीच में गैप रखते हैं, राइट। और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, तो यूटिलाइजेशन बिल्कुल लास्ट में, तो DAC-BE ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 DAC-BE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 नीट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अभी हमने किया था हाई PO2 लो PCO2, ये भी सही है। हाई PCO2 गलत, लेसर H+ सही है, हाई H+ गलत और हाई टेम्परेचर भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। H+ टेम्परेचर और PCO2 तीनों लो चाहिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम नीट 24।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, टीवी और IRV क्या मिलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सी का फर्स्ट, ए के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1, टीवी प्लस ERV क्या होता है? EC। ठीक है, एक्सपायरेटरी, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, टीवी प्लस IRV क्या बनेगा? IC, डी का थर्ड। और ERV प्लस RV क्या बताया था? रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, नीट 24. During transportation of gases, about 25% of CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin. बिल्कुल सही बात है। Because reason, because this binding is related to high PCO2, yes, and low PO2 in tissues. ये भी सही है। ठीक है, हाई PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो बोथ आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम नीट 24. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ, ठीक है, ले सकते हैं हम इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, यानी कि हमने जब ERV को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, मैक्सिमम हम वॉल्यूम कितनी ले सकते हैं? तो ERV ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, IRV ले सकते हैं, तीनों मिलकर क्या बनेगा? वाइटल कैपेसिटी। तो बी का फर्स्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट, ए के ऑप्शन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये होता है टीवी, राइट। सो डी का सेकेंड। एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन विच इज RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं? तो वो हम निकाल सकते हैं टीवी प्लस ERV। ठीक है, जिसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर आंसर। सो दिस इज योर आंसर की। और एक और सेशन हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ कंप्लीट किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप हमारी सीरीज में बने हुए हैं। ठीक है, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए, दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नीट जर्नी। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब आप नीट का पेपर दें तो आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएं। अगर आपको कोई और टॉपिक पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आई है या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपकी पूरी जर्नी के दौरान कोशिश करूँगी कि जो भी आप लोगों के लिए बेहतर है वो सेशन हम लोग लेके आएँ। और इस सीरीज़ में जुड़े रहना, आपको लास्ट तक ये सीरीज़ फॉलो करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा को भी खुश रखिए। थैंक यू, बाय बाय।